Assalamualaikum, dear students. Hopefully, everyone will be good and enjoying health at home. Uh, हमारा ये लेक्चर नंबर 3 अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं और लेक्चर 3 में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको अभी लेक्चर 2 हमने जो किया था प्रीवियस लेक्चर उसमें मैंने आपको आइसोथर्म्स नहीं करवाए थे और वो मैंने आपको कहा था कि वो हम लेक्चर 3 में करेंगे तो हम यस अभी लेक्चर 3 में वो आइसोथर्म्स को करेंगे। उससे पहले हम कैटलिस्ट को भी पढ़ लेते हैं जो कि हमारा इस चैप्टर का हिस्सा है और बहुत इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशंस। वैसे भी हमें केमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें कैटलिस्ट का पता होना चाहिए। कैटलिस्ट क्या है? हम लोग अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि कैटालिस्ट इज, मैंने डेफिनेशन भी यही लिखी है कि कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट एक वो सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। हम बहुत सारी बुक्स में यही डेफिनेशन पढ़ते हैं कि कैटालिस्ट वो सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, ये डेफिनेशन गलत नहीं है, ठीक है ये डेफिनेशन बिल्कुल। क्यों ठीक है? उसकी जस्टिफिकेशन अगली लाइन देती है इसकी कि कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? by providing an alternate path of lower activation energy। क्यों? कैसे? इस तरह से कि वो एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि उस रिएक्शन को चलने के लिए जो एनर्जी पर रिक्वायर्ड होती है ना उसको कम करता है ताकि वो रिएक्शन तेज तेज चलना शुरू हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ऑल्टरनेटिव पाथ उसको प्रोवाइड करता है, यानी कि उसने पहले एक कैटलिस्ट के बगैर जिस तरह से चलना था अब वो उस तरह से नहीं चलेगा, वो किसी और तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये एक कैटलिस्ट होता है। कौन? एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करवाता है। लेकिन मैं इस डेफिनेशन से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। कुछ बुक्स में ये इंक्रीज वर्ड, बल्कि मोस्ट ऑफ द बुक्स में हम बेसिक्स में जब जाते हैं तो इंक्रीज ही लिखा होता है। लेकिन कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करवा देते हैं। यस, डिक्रीज करवा देते हैं। उनको भी हम अभी थोड़ा स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम वर्ड इंक्रीज की जगह पे हम एक ऐसा वर्ड यूज कर लें कि फिर कोई इख्तलाफ ना रहे, चेंज। A catalyst is a substance that changes the rate of reaction is called a catalyst। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करे, चेंज कर दे, वो कौन कहलाता है? वो कहलाता है जी कैटालिस्ट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कैटलिस्ट की कुछ खसूसियात भी हैं और बहुत ज़्यादा खसूसियात हैं इसके। कैटलिस्ट आर नॉट कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन। एक कैटालिस्ट हम इस्तेमाल तो करते हैं उस रिएक्शन में, लेकिन वो रिएक्शन में केमिकली कंज्यूम नहीं होता। यानी कि वो रिएक्शन में हम अगर एक रिएक्शन स्टार्ट किया है, कैटालिस्ट यूज़ किया है, ये नहीं होगा कि जब हम उस एंड पे जाएंगे तो कैटालिस्ट ख़त्म हो जाएगा। नहीं, कभी भी नहीं। उस रिएक्शन को, उस कैटालिस्ट को हम क्या करेंगे, बाद में रिकवर भी करवा सकते हैं। ठीक है। Very small quantities of catalyst are required to enhance our reaction, ये रेट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन इसकी बहुत स्मॉल, यानी कि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए होता है और उसकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी भी क्या कर देती है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है। ठीक है। कैटलिस्ट अफेक्ट्स ओनली रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को ही अफेक्ट करता है। ठीक है। It changes neither the thermodynamics of the reaction or nor the equilibrium position। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, जिसको हम काइनेटिक्स भी कहते हैं, स्पीड कहते हैं, यानी कि ये स्पीड को चेंज करता है एक रिएक्शन की। लेकिन उसकी थर्मोडायनामिक्स यानी कि हीट चेंजेस नहीं भाई, उसको ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को नहीं, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी इफेक्ट नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है या फिर
सॉरी इक्विलिब्रियम कंपोजिशन की मैं आप बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंपोजिशन को भी ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। इसके अलावा इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं। ये प्रॉपर्टीज हमें क्या कहती हैं? वो कहता है कि अगर हम एक कैटलिस्ट को यूज करते हैं ना किसी रिएक्शन में, तो हम उसको बाद में एज इट इज, जैसा वो था वैसा ही उसे बाद में रिकवर भी करवा लेते हैं। ठीक है जी। एक डेफिनेशन यहाँ पे हमें और करनी है। वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन है जी, हम यहाँ पे खुद से लिख लेते हैं। वो डेफिनेशन है स्पेसिफिसिटी ऑफ अ कैटलिस्ट। स्पेसिफिसिटी ऑफ अ कैटलिस्ट। नाम से पता चल रहा है कि हम स्पेसिफिक की बात करना जा रहे हैं थोड़ी सी, कि अ कैटलिस्ट, ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन, दैट इज कॉल्ड specificity of a catalyst। तो कैसे? a catalyst is highly specific in nature। बड़ा मखसूस होता है जी, कुछ रिएक्शंस पे ही मखसूस तरह का कैटलिस्ट यूज होता है। ये नहीं होता कि हमारे रिएक्शन में एक ही तरह का कैटलिस्ट यूज करते जाएं। दैट इज इट कैन कैटलाइज अ पर्टिकुलर रिएक्शन, यानी कि ये एक रिएक्शन के लिए अगर हमने कोई कैटलिस्ट यूज करना है तो वो कैटलिस्ट उसी रिएक्शन के लिए यूज होगा या फिर थोड़े से और रिएक्शंस के लिए यूज होगा। मतलब स्पेसिफिक, बड़ा मखसूस होता है। हम एक ही कैटलिस्ट को तमाम रिएक्शंस के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी। बट कैन बी इनइफेक्टिव फॉर अदर, दैट मतलब इसका यही है कि बाकियों के लिए बिल्कुल ही इनइफेक्टिव होगा। अब कैटलिस्ट की दो टाइप्स हैं मेजर। फर्स्ट वन इज, अच्छा कैटलिस्ट एक क्या है? सब्सटेंस है। और कैटालिसिस क्या है? कैटालिसिस, जिसको हम कैटालिसिस भी कहते हैं। कैटलिस्ट क्या है? सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, स्पीड अप करता है, कम भी करता है, स्पीड अप मोस्टली करता होता है। ठीक है जी। लेकिन कैटालिसिस क्या है? कैटालिसिस एक रिएक्शन है। कैटालिस्ट एक सब्सटेंस है, कैटालिसिस एक रिएक्शन है। कैटालिसिस क्या है जी? वो रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट यूज होता है। रिएक्शन जिसमें कैटालिस्ट यूज होता है, वो रिएक्शन कौन सा कहलाता है? वो रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? उस रिएक्शन को हम कैटालिसिस कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो इस कैटालिसिस में हमारे पास दो तरह की टाइप्स आती हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस है। एंड द सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। होमोजीनियस कैटालिसिस कौन से होते हैं? ऐसा कैटालिसिस जिसमें हमारा रिएजेंट और कैटालिस्ट हैव सेम फिजिकल स्टेट और फेज, यानी कि हम जो कैटालिस्ट, सॉरी, हम जो रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं, वो रिएक्टेंट और जो कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं किसी रिएक्शन में, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों एक ही फेज में होने चाहिए। एक ही फेज या एक ही स्टेट में होने चाहिए। यानी कि अगर रिएजेंट या रिएक्टेंट लिक्विड में है, तो हम अगर कैटालिस्ट भी उसमें कौन सा यूज करेंगे? लिक्विड ही यूज करेंगे। तो वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है। सेम, होमो मतलब सेम, हेट्रो में क्या होगा? बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिएजेंट जो यूज करेंगे, यानी कि रिएक्टेंट जो यूज करेंगे, वो रिएक्टेंट और जो हम उसमें कैटालिस्ट यूज करेंगे, उन दोनों का फेज एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा। फर्ज करें हमने
जो रिएजेंट था, हमारा रिएक्टेंट था, वो ने वो लिक्विड फॉर्म में लिया, और उसके बाद हमने कैटालिस्ट ले लिया जी सॉलिड फॉर्म में। तो दोनों की फेजेस क्या हैं? चेंज हैं। अगर चेंज हैं फेजेस और रिएक्शन भी हो रहा है और उसमें कैटालिस्ट भी यूज हो रहा है, तो ऐसा रिएक्शन या ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा जी? हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं कुछ डेफिनेशंस आपको थोड़ी सी और भी करवाना चाहूँगा। प्रोमोटर या एक्टिवेटर, प्रोमोटर या फिर एक्टिवेटर। अच्छा, प्रोमोटर क्या होता है? जो प्रोमोट करता है, ऐसे ही है ना, जो ऊपर लेके जाता है। ठीक है, तो प्रोमोटर या एक्टिवेटर जो एक्टिव कर देता है, आपको चुस्त कर देता है। तो प्रोमोटर और एक्टिवेटर की डेफिनेशन यहाँ पे करना चाहेंगे। क्या है ये? वो कहते हैं कि जी ये खुद कैटलिस्ट नहीं होते। प्रोमोटर और एन एक्टिवेटर इज इटसेल्फ इज नॉट अ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि ये फिर क्या होते हैं? खुद से कैटलिस्ट अपनी नेचर में नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं जी ये? हाउएवर इट्स प्रेजेंस इंक्रीज द इफेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। प्रोमोटर और एक्टिवेटर खुद से कैटालिस्ट नहीं होते, बल्कि ये क्या करते हैं? ये कैटालिस्ट को भी इफेक्टिव करते हैं, उनकी एक्टिविटी को भी इफेक्टिव करते हैं। ठीक है जी। आपको मतलब कि लेट्स सपोज एक हमने कैटलिस्ट यूज किया, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है। हम चाह रहे हैं कि ये रिएक्शन 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए, लेकिन हमने जो कैटलिस्ट यूज किया उस पर कोई और कैटलिस्ट नहीं यूज हो सकता था। हमने जो यूज किया, जो उस पर यूज हो सकता था, अब वो क्या करवा रहा है? वो उसे 7-8 मिनट में कंप्लीट करवा रहा है। उतना इफेक्टिव नहीं है। हम चाहते हैं 5 मिनट में कंप्लीट हो, लेकिन नहीं, वो 5 मिनट में कंप्लीट नहीं करवा रहा। फिर हम क्या करेंगे? एक ऐसा सब्सटेंस यूज करेंगे जो कि उस कैटालिस्ट को प्रमोट करे या उसको मजीद एक्टिव करे। ठीक है, समझ आ रही है? तो वो क्या कहलाएगा? प्रोमोटर कहलाएगा या फिर एक्टिवेटर कहलाएगा। इसका दूसरा एक नाम और भी है, इसको हम कैटालिस्ट ऑफ अ कैटालिस्ट भी कहते हैं। यानी कि कैटालिस्ट का काम है रिएक्शन को तेज करवाना, तो ये कैटालिस्ट ऑफ कैटालिस्ट है, ये कैटालिस्ट को भी तेज करवा देता है। समझ आइए? प्रोमोटर और एक्टिवेटर कौन है? जो कि एक रिएक्शन में कैटालिस्ट यूज हो रहा, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं था, हमने एक उस कैटालिस्ट पे एक और कैटालिस्ट यूज कर दिया ताकि वो इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ जाए। तो प्रोमोटर और एक्टिवेटर को हम कैटालिस्ट ऑफ अ कैटालिस्ट भी कहेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा है जी कैटालिस्ट पॉइजन। कैटालिस्ट पॉइजन। पॉइजन क्या होती है जी? पॉइजन जहर है। पॉइजन जहर है ना? तो ये कैटलिस्ट के लिए जहर है। कैसे? कैटलिस्ट पॉइजन इज नॉट अ कैटलिस्ट इन इटसेल्फ। तो ये भी कोई खुद से कैटलिस्ट नहीं होता, बल्कि क्या है? बट इट डिक्रीजेज और डिस्ट्रॉयज द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट। अब जो मैंने स्टार्ट में बात की थी, कि क्या बात की थी भला? कि एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बढ़ाता है। तो हम डेफिनेशन में भी क्या लिखते हैं? कि वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इट्स सेल्फ इट्स नॉट अ कैटलिस्ट, बट ये एक कैटलिस्ट की टाइप तो है ना। तो कैटलिस्ट पॉइजन क्या है? कैटलिस्ट पॉइजन एक वो सब्सटेंस है जो कि क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा या फिर डिस्ट्रॉय कर देगा एक कैटलिस्ट की एक्टिविटी को। तो इसको हम कहेंगे कैटलिस्ट पॉइजन। जहर के तौर पे काम करेगा, मतलब कि इसने खराब कर दिया कैटलिस्ट को भी, उसको उसकी एक्टिविटी कम कर दी। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे। हम लोगों ने एड्जॉर्प्शन पे थे लास्ट लेक्चर में। तो एड्जॉर्प्शन के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, हमने कॉजेज तो पढ़ लिए थे
कि एड्जॉर्प्शन किस वजह से होती है। ये हमने फैक्टर्स पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। लेकिन अब वो जो एड्जॉर्प्शन हो रही है, अब वो एड्जॉर्प्शन किस केस में ज़्यादा होगी, किस केस में कम होगी, उसको हम यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब मैं वापस जा रहा हूँ उसी स्लाइड्स पे जहाँ पे कर्व्स थी, जहाँ पे हमने लैंगमेयर कर्व्स को पढ़ना था। आइसोथर्म्स थे यहाँ पे। अच्छा अच्छा जी, इन आइसोथर्म्स को पढ़ने से पहले मैं कुछ फैक्टर्स यहाँ पे लिखना चाहूँगा जो कि क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन पे, एड्जॉर्प्शन उनकी वजह से इफेक्ट होती है, फैक्टर्स इफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी? द फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ pressure, and the second one is effect of temperature, and the third one is the effect surface area आ जाता है। surface area is the of the adsorbent, surface area of adsorbent। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है जी एक्टिवेशन, आ जाती है एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। ठीक है, ये कितने फैक्टर्स हो गए हैं जी? चार फैक्टर्स हो गए हैं। इसके बाद एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, इन पे भी इफेक्ट करता है। अच्छा जी, फर्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर इफेक्ट करता है एड्जॉर्प्शन को। ठीक है जी, एड्जॉर्प्शन को प्रेशर इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? अ, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें ना, तो टेम्परेचर के कांस्टेंट रखने से एड्जॉर्प्शन और प्रेशर ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, एड्जॉर्प्शन कम होगी जैसे जैसे प्रेशर कम होता रहेगा। उसके बाद है जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या है, एड्जॉर्प्शन का और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। टेम्परेचर बढ़ेगा, एड्जॉर्प्शन कम होगी, टेम्परेचर कम होगा, एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी। दे हैव द इनवर्स रिलेशन। सही है। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट कौन होता है भला? जिस पे आके एड्जॉर्ब होना है। ठीक है, एड्जॉर्बेंट कौन है? जिस पे आके एड्जॉर्ब होना। तो सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट की बात करें अगर हम, तो देखें जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो एड्जॉर्बेंट क्या होता है जी? बढ़ता है। सॉरी, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बढ़ता है। तो एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी। दैट मीन दे आल्सो हैव द डायरेक्ट रिलेशन। जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा एड्जॉर्बेंट का, उतनी ही एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी। उसके बाद एक्टिवेशन, एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो ये अब हमने जितनी एक्टिवेशन ज़्यादा होगी, जितनी कोई चीज़ ज़्यादा एक्टिव होती है, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो कोई जितनी अगर एक्टिवेशन सॉलिड एड्जॉर्बेंट की ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी। तो एक्टिवेशन को हमने कैसे ज़्यादा करना है? इनका डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक्टिवेशन को हम ज़्यादा कैसे करते हैं? एक्टिवेशन को हम ज़्यादा इस तरह करते हैं कि उसको डिवाइड करवा देते हैं। जो हमारे पास सॉलिड एड्जॉर्बेंट होता है ना, उसको सब डिवाइड करवा देते हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करवा देते हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है। और सरफेस एरिया बढ़ने से एड्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। इसके बाद हैं जी लास्ट आइसोथर्म्स।
इन आइसोथर्म्स को पढ़ने के लिए लेट्स गो टू अनदर फाइल। एक और फाइल है मेरे पास, यहाँ पे हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हाँ जी, ये हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। अच्छा, आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट या टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे तो ही हमें आइसोथर्म मिलेगी। जिस ग्राफ में टेम्परेचर सेम होता है उस ग्राफ की हम लाइन को आइसोथर्म भी कहते हैं। ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया, एक फैक्टर है जी x/m, सही हो गया। एंड द सेकंड इज p जो कि प्रेशर है। x क्या है, m क्या है? x वो कहता है जी मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड है, जो गैस एडजॉर्ब हुई थी ना एडजॉर्बेंट पे जाके, उसका जो मास है उसको हम कहते हैं x। ठीक है, और जो एडजॉर्बेंट है, जिसने एडजॉर्ब किया, उसका मास क्या है, स्मॉल m। ठीक है, तो इनका रेशो लेंगे और इनको y एक्सिस पे लेंगे और x एक्सिस पे लेंगे हम प्रेशर को, तो हमें एक कर्व मिलेगी। इस कर्व को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म। ठीक है, क्योंकि एडजॉर्प्शन हो रही है तो इस कर्व को हम कहेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एडजॉर्प्शन के केस में हमें दो तरह की आइसोथर्म्स मेनली मिलती हैं, वैसे चार तरह की मिलती हैं, लेकिन दो तरह की हमें मेनली आइसोथर्म्स मिलती है और हमने उन दो तरह की आइसोथर्म्स को पढ़ना है। कौन सी हैं जी वो? फ्रेंडलिच आइसोथर्म है जी। इसमें क्या है, हमने अब वो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर होगा, फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में ये होनी चाहिए कि हमने यहाँ पे प्रेशर को क्या रखा है, लो। और लो प्रेशर रखने के बाद ही हम ये प्रोसेस कर रहे हैं अभी तक। एट लो प्रेशर द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, यानी कि जब प्रेशर लो होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा हमें। ठीक है, अच्छा डेरिवेशन करते हैं जिसकी x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ही हमने बता दिया। क्या बताया? एट लो प्रेशर द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट। हमने यहाँ पे प्रेशर लिया है लो, तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट। तो जब स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन कब मिलती है, स्ट्रेट लाइन हमेशा मिलती होती है डायरेक्ट रिलेशन में। इनवर्स रिलेशन में हमें कौन सी लाइन मिलती है, इनवर्स रिलेशन में हमें कर्व मिलती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें, तो हम क्या कहेंगे, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म किया तो x/m इज इक्वल टू kp। k कहाँ से आया, k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब हाई प्रेशर की बात करते हैं। एट हाई प्रेशर x/m बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। x/m यहाँ पे क्या हो जाते हैं जी, एक दूसरे के तकरीबन, वो x/m बिकम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये तकरीबन तकरीबन कांस्टेंट हो जाते हैं। एंड डज नॉट चेंज विद प्रेशर, और ये चेंज नहीं होते किसके साथ, प्रेशर के चेंज करने के साथ। तो रिलेशन क्या था, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। तो हम यहाँ पे दो p यूज कर रहे हैं। फर्स्ट हमने सिर्फ p लिखा, सेकंड हम p नॉट यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसको हमने क्यों, क्योंकि हमारे पास एक हाई प्रेशर था और एक लो, तो इनको डिनोट करना है तो दूसरे को किसी ना किसी मुख्तलिफ साइन से डिनोट करेंगे। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p नॉट, और अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा फर्दर आगे लेके जाएं, दैट विल बिकम x/m इज इक्वल टू k p नॉट। फिर k कहाँ से आया, k इज अ कांस्टेंट। ठीक है जी, एट इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ प्रेशर, हम प्रेशर की कोई भी इंटरमीडिएट दरमियान से वैल्यू कोई भी कहीं से ले लें तो क्या हो जाता है जी, हम ये कह सकते हैं x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p जी, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, हमने पढ़ा है अभी। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी सी नोटेशन चेंज कर रहे हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू की अगर हमने यहाँ बात किया तो ये p रेज्ड पावर 1/n कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे साइन नोटेशन गलत यूज की हुई है, दैट इज इन्फिनिटी नोटेशन, लेकिन यहाँ पे कौन सी आएगी, डायरेक्टली नोटेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन यूज होगा। तो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करने के लिए इक्वल का साइन लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा x/m इज इक्वल टू k p
रेज पावर 1/n। n क्या है? n भी एक कांस्टेंट है। n is also a constant which depends upon the nature of adsorbate and adsorbent। n भी यहाँ पे एक कांस्टेंट है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एडजॉर्बेट की नेचर पे और एडजॉर्बेंट की नेचर पे। फिर से बता दूं, एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट को आपने याद रखना है, भूलना नहीं। जो एडजॉर्ब होता है उसे एडजॉर्बेट कहते हैं, और जो एडजॉर्ब करता है, जिस सतह पे एडजॉर्ब होता है, वो सतह एडजॉर्बेंट कहलाती है। द वैल्यू ऑफ के एंड एन कैन बी डिटरमिन्ड एज फॉलो। वो कहता है हम के और एन, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है ना, तो हम इसकी वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। कैसे डिटरमिन करेंगे? जिसकी वैल्यू को दोनों साइड्स पे हम क्या कर ले लें, दोनों साइड्स पे लॉगरिदम ले लें। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या किया गया, एक आपको बहुत सिंपलीफाई फॉर्म दी गई। एक स्टेप अगर हम इससे पहले जाएं तो यहाँ पे दोनों साइड्स पे हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई विद लॉग। तो यहाँ पे ठीक है, लॉग ई एक्स ओवर एम वैसे ही आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हो गया थोड़ा सा। क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि लॉग का रूल है कि जहाँ पे लॉग में दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, के और पी देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो फैक्टर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो क्या होता है जी, लॉग में जाके वो जमा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो 1/n था पावर में, यहाँ पे 1/n लॉग से पहले आ गया, तो इसके लिए भी लॉग का रूल है। क्या रूल है जी लॉग का? इसके लिए लॉग का ये रूल है कि अगर लॉग में किसी फैक्टर की पावर हो तो पावर को हम लॉग से पहले लिख लेते होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि अगर हम इनका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से हमें क्या मिला, हमें जो स्लोप मिलेगी दैट विल बी 1/n, और इंटरसेप्ट जो पॉइंट होगा दैट विल बी लॉग ऑफ के। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद लैंगमेयर आइसोथर्म की तरफ अगर हम बढ़े हैं तो लैंगमेयर आइसोथर्म में क्या किया गया है, बिल्कुल इससे मिलती जुलती है, सेम है। x ओवर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यस, x ओवर m इज इक्वल टू, अगर x ओवर m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करके लिखें तो ये बनता है x ओवर m इज इक्वल टू kp। तो ये भी बना है x ओवर m इज इक्वल टू kp। k क्या था? कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी हम k की जगह पे कांस्टेंट ही यूज करेंगे। x ओवर m इज इक्वल टू ए पी ओवर 1 प्लस बी पी। ए 1 इज यस ऑब्वियसली इज अ कांस्टेंट। ए क्या है? कांस्टेंट है। पी क्या है? ये भी कोई ना कोई कांस्टेंट है। कौन सा है अभी हम पढ़ते हैं। तो x अगर हम यहाँ से ये वाला p उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए। x ओवर m डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू a ओवर 1 प्लस बी पी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अगर हम इस इक्वेशन को उल्टा दें, इनवर्स करवा दें, इसका इनवर्स नहीं सॉरी, इसको हम क्या कर दें जी, हाँ जी रिवर्स करवा दें इसको, यानी कि जो न्यूमिरेटर थे वो डिनोमिनेटर में चले जाएं और जो डिनोमिनेटर थे वो न्यूमिरेटर में चले जाएं। p नीचे था, ये ऊपर आ गया, x ओवर m ऊपर था तो ये नीचे आ गया, और यहाँ पे हमने पूरी की पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया जी, उल्टा के लिख दिया पूरी इक्वेशन को। Here A, B are the constants when graph is plotted between। अब हमने वो अब क्या हमें बताया गया जी कि A और B यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट्स हैं। और ये कांस्टेंट्स कब हैं, कौन से कांस्टेंट्स हैं? ये कांस्टेंट्स हमें उस वक्त मिलते हैं जब हम ग्राफ बनाते हैं किसके दरमियान, P ओवर X ओवर M एंड P के अगेंस्ट। P क्या है? P is pressure. What is X? What is M? Both of them are masses. X is the mass of gas adsorbed. जो गैस एडजॉर्ब हो गया उसका mass स्मॉल x है, और जो mass ऑफ एडजॉर्बेंट जिसने एडजॉर्ब करना है उसका mass स्मॉल m। तो हम y एक्सिस पे लेंगे p ओवर x ओवर m को, और x एक्सिस पे लेंगे जी p को, दैट इज प्रेशर। ठीक है,
तो दिस इज द लैंगमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये ग्राफ है। उसके बाद कुछ यूजेस हैं एडजॉर्प्शन के। कौन कौन से यूजेस हैं, हमने एडजॉर्प्शन के यूजेस पढ़ लिए हैं बल्कि लास्ट लेक्चर में। यस, हमने लास्ट लेक्चर में एडजॉर्प्शन के यूजेस पढ़ लिए हैं विद डायग्राम्स आने पड़े हैं कि कलर राइटिंग होती है, क्रोमेटोग्राफी के में यूज़ होती है। उसके बाद और कहाँ पे यूज़ होती है, सिलिका जेल अमोनिकल जेल में यूज़ होती है, और ये चारकोल में यूज़ होते हैं जी, हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और दीज आर द आइसोथर्म्स, और ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम ये जो आज का लेक्चर है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाय दिस पीडीएफ फाइल, ये भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और सेकेंडली ये फिजिकल केमिस्ट्री बुक में मौजूद है, जो कि चौधरी गुलाम रसूल की पूरा चैप्टर मौजूद है उसका, उसमें आपने ये करना है। और सेकेंडली आप अगर एक बुक और ले लें केमिस्ट्री की, उसमें पूरी केमिस्ट्री, आपको केमिस्ट्री का हर टॉपिक मिल जाएगा, कोई टॉपिक ऐसा नहीं जो कि उसमें मौजूद ना हो। वो बुक है आपको अतुल सिंघाल की बुक है, अतुल सिंघाल की केमिस्ट्री बुक है, वो अगर आप ले लें तो दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। तमाम की तमाम केमिस्ट्री उसमें लिखी हुई है। ठीक है जी, तो ये लेक्चर दोबारा एक बार गौर से सुनिएगा, और उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज इसमें कुछ डेरिवेशंस हैं, बल्कि कुछ नहीं, सारी मोस्टली डेरिवेशंस हैं, तो खुद से कीजिएगा। दीज आर वेरी इजी। फिर भी समझ नहीं आती, यू कैन पुट अ क्वेश्चन और उसका आंसर आप लोग ले सकते हैं। ठीक है जी, एंड अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।